हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री को पढ़ने वाले हैं जो एक बहुत ही बोरिंग इंडस्ट्री है एंड बहुत ही एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। बोरिंग इंडस्ट्री में ही ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने को, क्योंकि क्या होता है कि ये बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कहीं साल चेंज नहीं होते। एंड जो निकोलस नासिम टैलेब है, इसको लिंडी इफेक्ट भी कहते हैं कि जो चीज़ जितना सर्वाइव करेगी वो उतना ज़्यादा और सर्वाइव करते जाएगी। तो जैसे कुछ कुछ स्टोरीज होती हैं वो सर्वाइव करेगी तो वो और सर्वाइव करते जाएंगी बिकॉज देव सर्वाइव, देव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। सो दिस इज द आइडिया ऑफ लिंडी इफेक्ट। लिंडी इफेक्ट में अगर आप और भी देखेंगे तो हम लोग जैसे कई बारी हम स्टोरीज सुनते हैं जो बहुत पुरानी होती हैं एंड वो क्यों सर्वाइव कर जाती हैं, बिकॉज दे आर सर्वाइविंग इन सम फॉर्म और द अदर एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टोरीज और भी फ्यूचर में सर्वाइव करेंगी। लिंडी इफेक्ट के साथ साथ आज मैं आपके लिए जो बुक रिकमेंडेशन लाया हूँ जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर। एंड वैसे मैंने माइकल पोर्टर की बहुत बुक्स पढ़ी, बट दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच इज एब्सोल्युटली टेरिफिक। टेरिफिक बुक क्यों है मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये बुक आपको एग्जाम्पल्स के साथ माइकल पोर्टर की जो पूरी फिलॉसफी है 5 फोर्सेस की एंड साथ साथ जो 3 स्ट्रैटेजीज जो बिजनेसेस अडॉप्ट कर सकते हैं उसको पूरा सिंप्लीफाई कर देती है। वाइट स्पेसिस का कॉन्सेप्ट उसको भी सिंप्लीफाई कर देती है। एंड ऑल्सो कोई भी अगर बिजनेसमैन है जो ये वीडियो को देख रहे हैं, आई हाईली सजेस्ट दैट यू रीड दिस बुक बिकॉज दिस विल ऑल्सो हेल्प यू लॉट इन योर ओन बिजनेस एज वेल। एंड इस बुक में ये भी बात करिए कि किसी भी बिजनेस को पढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू चेन पढ़िए। वैल्यू चेन का मतलब कि अगर आप सपोज करते हैं किसी केमिकल बिजनेस को पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़िए कि वो कहाँ से फीड स्टॉक लेता है, उसका बिजनेस कहाँ पे जहाँ पे वो केमिकल बेचता है, उसके एंड यूजर्स कौन है। तो आप पूरी वैल्यू चेन को पढ़िए। दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड आइडिया कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ लाया करती है। सिमिलरली आज हम जिस इंडस्ट्री की बात करेंगे उस इंडस्ट्री का क्या नाम है, कॉफी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो कॉफी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या वैल्यू चेन है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या आता है वैल्यू चेन में कॉफी इंडस्ट्री की, दैट इज ग्रोइंग द कॉफी। तो कॉफी ग्रो होती है एंड कॉफी कहाँ पे ग्रो होती है, ज़्यादातर जो अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन ब्राज़ील में होती है एंड फिर होती है वियतनाम में। तो क्योंकि हम वैल्यू चेन की बात करें तो मैं आपके साथ ये भी बात करता हूँ कि 2 तरीके की कॉफ़ी बीन्स होती है, एक होती है अरेबिका और एक होती है रोबस्टा। तो जो अरेबिका कॉफ़ी होती है इट हैज़ लेसर कैफीन कंटेंट, इट इज स्वीटर इन टेस्ट, whereas when you talk about robusta it is harsher in taste and it has more caffeine content। जब आप फिर बात करते हैं अरेबिका की, तो अरेबिका की जो ग्रोइंग सीजन्स होते हैं कौन से मंथ्स होते हैं, दैट इज बिटवीन बेसिकली दैट इज एंड ऑफ अक्टूबर टू बेसिकली जनवरी। तो ब्राजील के अंदर ग्रो होती है एंड हायर ऑल्टीट्यूड्स में ग्रो होती है। इस क्रॉप को ग्रो होने के लिए, इस टाइप ऑफ कॉफी बीन्स को ग्रो होने के लिए हाइट चाहिए। वेराज जब आप रोबस्टा की बात करते हैं तो जो रोबस्टा है वो जो लोअर ऑल्टीट्यूड्स है उस पर भी ग्रो हो सकती है। एंड रोबस्टा के अंदर आज क्या है कि रोबस्टा का वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड इज वियतनाम एट द मोमेंट। ब्राजील के अंदर ज्यादातर जो अरेबिका है वो ग्रो होती है, वियतनाम के अंदर रोबस्टा ग्रो होती है, वेराज इंडिया के अंदर दोनों की ही फार्मिंग होती है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कॉफी बीन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कॉफी बीन्स की पिकिंग होती है, फिर कॉफी बीन्स की प्रोसेसिंग होती है, बेसिकली कॉफी बीन्स को प्रोसेस करा जाता है, फिर उनकी मिलिंग होती है, मिलिंग के बाद ग्रीन कॉफी बीन्स निकल के आते हैं। तो ये तो अभी तक हमने देखा ग्रोइंग, पिकिंग, प्रोसेसिंग और मिलिंग का प्रोसेस, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अपस्ट्रीम प्रोसेस। फिर आपका रोस्टिंग और प्रोसेसिंग का काम चालू होता है। तो रोस्टिंग के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की कॉफी बनाई जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से टाइप की कॉफी प्रोसेसर्स बनाते हैं, तो यहाँ पे आज 4 तरीके की कॉफी बनती है दुनिया में। तो पहले तरीके की कॉफी कौन सी है, दैट इज द स्प्रे ड्राइड कॉफी। स्प्रे ड्राइड कॉफी में क्या होता है कि कॉफी को ऑलमोस्ट एक बहुत ही हाई टेम्परेचर में, माने 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में कॉफी को बनाया जाता है। माने जो कॉफी का जो अरोमा होता है काफी बार उसके अंदर खत्म हो जाता है एंड इट इज अ चीपर फॉर्म ऑफ कॉफी। तो जो बेसिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स, इसमें खर्चा बहुत कम होता है, केपेक्स बहुत कम लगता है एंड इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉफी टुडे, दैट इज अ स्प्रे ड्राइड मेथड। फिर स्प्रे ड्राइड मेथड से ही कनेक्टेड है एक एग्लोमरेटेड मेथड। तो एग्लोमरेटेड में क्या होता है कि जो भी आप नेस्ले की कॉफी पीते हैं, चाहे वो सस्ती, अगर आप सस्ती वाली भी देखते हैं जो 200-250 रुपए की आती है, तो दैट इज एग्लोमरेटेड कॉफी। एंड एग्लोमरेटेड कॉफी को हम पुअर मैन्स फ्रीज ड्राइड कॉफी भी कहते हैं। तो एग्लोमरेटेड कॉफी में क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो स्प्रे ड्राइड कॉफी होती है उसी को थोड़ा सा सुखाया जाता है, उसके ग्रैन्यूल्स थोड़े से बड़े किए जाते हैं। स्प्रे ड्राइड कॉफी एक एकदम इंस्टेंट कॉफी होती है, एकदम पाउडरी फॉर्म में होती है। एग्लोमरेटेड कॉफी थोड़े से बीन्स में फॉर्म में होती है, माने थोड़े से ग्रैन्यूल्स उसके अंदर रह जाते हैं। जो अब नेस्ले की ज्यादातर अगर आप वो 150 से 200 वाली देखते हैं तो दैट इज एग्लोमरेटेड कॉफी। फिर आती है थर्ड टाइप ऑफ कॉफी, दैट इज द फ्रीज ड्राइड कॉफी। दिस इज द मोस्ट प्रीमियम कॉफी।
फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी के अंदर आप क्या करते हैं कि आपको कोल्ड रूम चाहिए होता है बनाने को, एक कॉफ़ी प्रोसेसर को कोल्ड रूम चाहिए होता है फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी बनाने के लिए। अगर आप ये प्रोसेस देखेंगे जो हम इस वीडियो में देख सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे ये कॉफ़ी के जो बेसिकली बीन्स हैं या फिर कॉफ़ी को कैसे रोस्ट वोस्ट करने के बाद इस कॉफ़ी को कैसे ये कोल्ड रूम के अंदर डाल रहे हैं। कोल्ड रूम के अंदर क्यों डालते हैं -40 डिग्री टू -60 डिग्री सेल्सियस में, ताकि कॉफ़ी का जो अरोमा है दैट रिटेन्स। एंड ज़्यादातर जो महंगी कॉफ़ीज आती हैं, अगर आप बीनीज की बात करें, नेस्कैफे गोल्ड की बात करें, डेविडॉफ की बात करते हैं, CCL की बात करते हैं, सो ऑल दीज कॉफ़ीज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रीज ड्राइड कॉफ़ीज। आपको यहाँ पे रेट देख के ही पता लग जाएगा, 500-600 रुपये का नॉर्मल ऑन एन एवरेज इसका एक पैकेट आता है, आई थिंक 100-200 ग्राम्स का। तो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में कॉफ़ी की जो अरोमा है वो सस्टेन हो जाती है, वो रिटेन हो जाती है। एंड साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का यूजली जो मार्जिन होते हैं एक कॉफ़ी प्रोसेसर के लिए, दैट इज 10-20% हायर देन स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी। तो दिस इज वाई ये एक हायर मार्जिन प्रोडक्ट है। लास्ट इज लिक्विड कॉन्सेंट्रेट ऑफ फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। जो लिक्विड कॉन्सेंट्रेट फ्रीज ड्राइड कॉफी होती है, इसका क्लासिक एग्जांपल है कोल्ड ब्रू के जो कॉन्सेंट्रेट्स आते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो फॉरेन कंट्री में US में इसका बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप कोल्ड ब्रू के कॉन्सेंट्रेट्स ही आप रिटेलर्स से खरीद लेते हैं एंड आप उसकी कॉफ़ी घर पे ब्रू कर लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म। और वहाँ पे क्या होता है कि वो क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है तो दैट इज द हाइएस्ट क्वालिटी एंड वो शायद से थोड़ी ज़्यादा महंगी भी आती है। सो दिस इज विद द प्रोसेसर्स इन द वैल्यू चेन एंड हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सीखे। फिर प्रोसेसर्स के बाद क्या आते हैं, फिर आपके प्रोसेसर्स के बाद यहाँ पे कॉफ़ी की पैकेजिंग होती है, फिर शिपिंग होती है, फिर कॉफ़ी की ग्राइंडिंग, ब्रूइंग एंड ड्रिंकिंग होती है। एंड इसके साथ साथ आपके क्या होती है कि कॉफ़ी की जो जब ग्राइंडिंग ब्रूइंग होती है उसके बाद कॉफ़ी की रिटेलिंग भी आती है। तो यहाँ पे दुकानें भी आती हैं, जैसे स्टारबक्स हो गया, आपका कॉफ़ी कैफे कॉफ़ी डे हो गया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ शॉप्स दैट आर ऑल्सो देयर, कॉफ़ी शॉप्स। तो पूरी वैल्यू चेन के अंदर आप देखते हैं तो द मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन लाइज विद द कॉफ़ी प्रोसेसर्स, because coffee processors are adding the real value. Second most profitable aspect of the value chain lies with some of the coffee retailers. कुछ कॉफ़ी रिटेलर्स हैं जो यहाँ पे कॉफ़ी की रिटेलिंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक अ स्टारबक्स। तो वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाते हैं बिकॉज दे बिल्डिंग अ कस्टमर एक्सपीरियंस। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द प्रॉफिट्स लाए। Whereas जो कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स या कॉफ़ी ग्रोअर्स हैं वो एक कमोडिटी बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे कॉफ़ी की प्राइसिंग बहुत वॉलेटाइल रहती है। इस वजह से आपको हमेशा एक इंडस्ट्री की वैल्यू चेन पढ़नी चाहिए। तो आज हम जिस बिजनेस की बात करें इसका नाम है कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी लिमिटेड। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोसेसर बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। एंड इस बिजनेस को आज हम सीखेंगे कि इस बिजनेस में क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, एंड क्या इस बिजनेस में थीसिस एंटी थीसिस है और क्या कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं या नहीं है। तो हम CCL प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो CCL प्रोडक्ट्स एक प्राइमरीली एक B2B मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉफी है। माने ये बाकी सारे जो प्राइवेट लेबल्स एंड सुपरमार्केट्स हैं उनको देते हैं और आज इनका एक B2C बिजनेस भी बिल्ड हो रहा है। टोटल क्लोज टू इनका 1624 करोड़ की सेल है, जिसमें से ऑलमोस्ट 200 करोड़ की सेल इनकी B2C बिजनेस की है। तो लगभग माने ऑलमोस्ट 10-13% आज B2C बिजनेस से आता है। तो दिस बिजनेस वॉज बेसिकली फर्स्ट प्रमोटेड इन 1995 बाय चला राजेंद्र प्रसाद। तो जो मिस्टर चला राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने इस बिजनेस को प्रमोट करा था एंड ही इज बीन द फाउंडर एंड द प्रमोटर ऑफ द बिजनेस। आज जो उनके बेटे हैं बाय द नेम ऑफ मिस्टर चला श्रीशांत, तो ही इज द प्रमोटर ऑफ द बिजनेस, ही इज रनिंग द बिजनेस एंड बेसिकली इट्स अ प्रमोटर लेड बिजनेस, माने एक फैमिली लेड बिजनेस है ये। इनकी होल्डिंग भी प्रमोटर्स की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जा रही है, आज क्लोज टू 46% के आसपास है एंड दिस इज हाउ द बिजनेस वॉज स्टार्टेड इन 1994। उसके बाद क्या हुआ कि इस बिजनेस में इंटरेस्टिंग है कि 2010 में इस बिजनेस ने एक टाइप्स करने स्टार्ट करे। हमने इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज या कैपेसिटीज बाद में तो हम देखेंगे, पर 2010 के अंदर व्हाई वी वांट टू स्टडी दिस बिजनेस इज क्योंकि 2010 में इस बिजनेस ने अपनी जो वॉलिटिलिटी थी मार्जिन में उसको खत्म करना स्टार्ट करा। तो इस बिजनेस का कुछ बिजनेस मॉडल कैसा है इसको आराम से समझते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस रहते हैं। एक तो ग्रीन कॉफ़ी का परचेज है, एक कॉफ़ी की प्रोसेसिंग है और एक कॉफ़ी की सेल है टू दी एंड क्लाइंट्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सपोज करते हैं इनका एक क्लाइंट है बाय द नेम ऑफ ट्रेडर जो, या इनका एक क्लाइंट है बाय द नेम ऑफ वॉलमार्ट। अगर वॉलमार्ट इनको ऑर्डर देता है कॉफ़ी का, तो जैसे ही वॉलमार्ट का ऑर्डर आएगा उसी टाइम पे जो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स है खरीद के रख लेंगे।
इससे क्या होता है कि इनकी जो मार्जिन्स की फ्लक्चुएशन है, माने आप जो पर किलो ईबिटा कमा रहे हैं, आपका पर किलो ईबिटा एकदम सस्टेन हो जाता है, माने आपके मार्जिन्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेगी। तो दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट दिस बिजनेस मॉडल कि दिस बिजनेस हैज प्राइसिंग पावर। तो प्राइसिंग पावर जहां पे हो, उस वजह से हम उस बिजनेस को बहुत डेफिनेटली पढ़ना चाहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इस बिजनेस के जो मार्जिन्स को अगर आप क्लोजली देखते हैं, सो देन यू विल बेसिकली फाइंड आउट कि 2022 में इस बिजनेस का 23% ईबिटा मार्जिन था, 2020 में 25% था, फिर 21% था, फिर 22% था, एंड एक 18 to 21% की रेंज के अंदर इस बिजनेस का मार्जिन इस टाइम पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है B2B बिजनेसेस में, इस वजह से ये बिजनेस हमें पढ़ना बहुत पसंद आया। यहाँ पे जब आपको दिखता है जब मार्जिन गिरता भी है, तो मार्जिन एक्चुअली में गिरता नहीं है, वो बस सेल बढ़ती है और ईबिटा पर किलो आपका फिक्स्ड रहता है, क्योंकि कॉफी के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, जैसा आजकल हो रहा है। आजकल आपको 17% मार्जिन दिखेगा रिसेंट क्वार्टर में, बट वो मार्जिन भी इनका एक्चुअली में ईबिटा पर किलो फिक्स्ड ही है। वो कॉफी के जो दाम है सिर्फ वो बढ़े हैं, इस वजह से इन्होंने ग्रीन कॉफी खरीद के रख ली। सो दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट दिस बिजनेस। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज भी करता है। तो यहाँ पे हमारे पास आज इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लिस्टेड है। एक तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर रहेगा सिंजीन टाइप, जो फार्मास्यूटिकल्स में। तो सिंजीन जब हम फार्मास्यूटिकल्स में देखते हैं तो सिंजीन के एसेट टर्न्स लो है, बट सिंजीन के जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है वो भी लो है, माने सिंजीन को एडवांस में पैसा आ जाता है बहुत बारी, एंड पर सिंजीन के केस में जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से सिंजीन के एसेट टर्न्स लो, इन सारी चीज़ों की वजह से सिंजीन का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे 15 to 20% बनता है। फिर एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हमारे पास एक तरीके का जो है आपका वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस पेप्सी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और हर एक स्टेट में जाके पेप्सी का प्लांट लगाते हैं, एंड वहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो रखी है। वरुण बेवरेज के केस में भी क्या होगा कि आपके एसेट टर्न्स विल बी ओकेश, माने आपके 1.5x से ज़्यादा एसेट टर्न निकालना मुश्किल होगा वरुण बेवरेज के बिजनेस में, बट आपका वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी विल बी लो, माने आपके रिसीवेबल डेज ये सारी चीज़ें लो होंगी, एंड आपका जो मार्जिन होएगा वो होएगा 20 to 25% के बीच में। इस वजह से वरुण बेवरेज भी 15 to 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा लेते हैं। फिर आपका एक बिजनेस होएगा डिक्सॉन की तरह। डिक्सॉन के केस में क्या होएगा कि आपका मार्जिन सिंगल डिजिट होएगा, 3 to 6% के बैंड के बीच में होएगा कहीं ना कहीं। एसेट टर्न्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, माने 1000 करोड़ का एसेट लगाएंगे तो उससे आप 4-5x की सेल कर लेंगे। एसेट टर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी भी लो होगी। तो आप मार्जिन में नहीं कमाते, आप जो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर है आप उसमें कमा लेते हैं, आप अपने एसेट टर्न में ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। फिर हमारे पास एक फोर्थ टाइप का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर आएगा, हिंदुस्तान फूड जैसा, जो है तो डिक्सॉन की तरह ही, बट डिक्सॉन से सुपीरियर बिजनेस क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान फूड्स के केस में जो आपकी मार्जिन वॉलिटिलिटी है दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। जैसे डिक्सॉन के केस में अगर चाइना से कंपोनेंट्स महंगे हो जाते हैं तो डिक्सॉन का मार्जिन नीचे जाएगा। हिंदुस्तान फूड्स के केस में ऐसा क्लॉज है कि इट्स कंप्लीटली पास ऑन। तो इवन तो 5-6% मार्जिन है, एसेट टर्न्स आर हाई, बट इसका ROC डिक्सॉन से ऊपर होएगा। फिर फाइनली हमारे पास एक बिजनेस है लाइक CCL प्रोडक्ट्स, कॉफी के अंदर जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। बेसिकली इस बिजनेस के अंदर आपके जो मार्जिन हैं 20 to 22% के बीच में, आपका ईबिटा पर किलो 110 रुपए के आसपास के 110 रुपीज का। बट इस बिजनेस में क्या है कि आपकी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी बहुत है। आपको इन्वेंट्री क्योंकि आप पहले ही खरीद लेते हैं, 6 महीने 9 महीने पहले एडवांस में ऑर्डर आता है तो इन्वेंट्री लेके रखनी पड़ती है, तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी ज़्यादा है। एसेट टर्न्स 1 to 2x से ज़्यादा नहीं होंगे। दिस इज वाई दिस इज अ बिजनेस जो 15 to 20% ROC कमाता है, क्योंकि आपके एसेट टर्न्स 1 to 2x के बीच में, whereas वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी ज़्यादा है, बट आपके जो मार्जिन है वहाँ पे कमा लेते हैं। तो वरुण बेवरेजेस, सिंजीन और CCL तीनों ही सेम नेचर के बिजनेस हैं। रीजन बीइंग क्योंकि तीनों ही के अंदर स्विचिंग कॉस्ट है, वो हम कंपेटिटिव एडवांटेजेस में देखेंगे क्यों है। अगर आपने सिंजीन और वरुण बेवरेजेस की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। बट दिस इज द नेचर ऑफ दिस बिजनेस, जो एक कॉमन थ्रेड कनेक्ट करती है सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप CCL प्रोडक्ट्स के केस में देखते हैं तो ये इंडिया से, अगर आप कॉफी का एक्सपोर्ट्स देखते हैं, प्रोसेस कॉफी का, तो दिस इज द मार्केट लीडर। तो यहाँ इंडिया में आप CCL प्रोडक्ट्स का देखेंगे तो ये 2022 का डेटा है अभी तक, अक्टूबर तक का। तो 33,536 टन का कॉफी इन्होंने एक्सपोर्ट करा है, ये आप कॉफी बोर्ड की वेबसाइट से ले सकते हैं।
सकडेन कॉफी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, जो एक कॉफी का पैकेजर और एक ट्रेडर है कॉफी का, उसने 26,729 का करा है। थर्ड वाला भी एक ट्रेडर है। फॉर सेकंड लार्जेस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर दैट इज टाटा कॉफी, बट टाटा कॉफी 21,000 टन का कर रहा है। बट टाटा कॉफी के केस में भी क्या है कि टाटा कॉफी की जो कैपेसिटी है वो 10,000 टन की है प्रोसेसिंग की, whereas 11,000 टन की वो कॉफी बीन्स बेचते हैं, 10 to 11,000 टन की। तो CCL प्रोडक्ट सिर्फ एक कॉफी का प्रोसेसर है। टाटा कॉफी और इसके बीच में क्या फर्क है कि टाटा कॉफी कॉफी को प्रोसेस भी करता है और कॉफी की प्लांटेशंस भी ओन करता है। ये प्लांटेशंस के बिजनेस में नहीं, ये कॉफी बीन्स खुद प्लक नहीं करता है, खुद ओन नहीं करता, क्योंकि वो एक वॉलेटाइल बल्क कमोडिटी बिजनेस है। ये सिर्फ हाई वैल्यू एडेड बिजनेस प्रोसेसिंग के अंदर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CCL एंड टाटा कॉफी। ये भी क्वेश्चन हमें बहुत बारी आता है, तो मैंने सोचा एक बार एक्सप्लेन ही कर देता हूं। एंड अगर आप वर्ल्ड में मार्केट देखते हैं कॉफी की, तो आपको वर्ल्ड में कॉफी की जो मार्केट है आपको दिखेगी। तो ऑलमोस्ट इंस्टेंट कॉफी की जो मार्केट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितने की दिख रही है। आई थिंक ऑलमोस्ट इंस्टेंट कॉफी की जो मार्केट है वर्ल्ड के अंदर दैट इज समवेयर क्लोज टू 100 to 150 बिलियन डॉलर्स के बीच में। वेयर रोस्ट कॉफी को भी अगर आप जोड़ लेंगे तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 2022 में 433 बिलियन डॉलर्स की है। इंस्टेंट कॉफी की कुल ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है। इंडियन कॉफी इंडस्ट्री देखते हैं तो इंडियन कॉफी इंडस्ट्री 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 1 बिलियन डॉलर्स की है, जिसमें से रोस्ट कॉफी और इंस्टेंट कॉफी भी है। अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो इंस्टेंट कॉफी मार्केट इंडिया के अंदर 2 से 2,500 करोड़ के बीच में है। सो दैट इज द साइज ऑफ द पॉन्ड। कैपेसिटी वाइज देखते हैं तो वर्ल्ड में 7,50,000 टन की कॉफी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जिसमें से 2,50,000 टन या फिर 3 लाख टन इज बाय द कंपनीज लाइक नेस्ले। तो नेस्ले क्या करता है, खुद की ही प्रोसेसिंग करता है और खुद की ही कॉफी बेचता है। तो 4.5 लाख टन की जो कैपेसिटी है, दैट इज 4.5 लाख टन की जो कैपेसिटी है, दैट इज व्हाट कैन बी टारगेटेड बाय CCL प्रोडक्ट्स। तो CCL का यही एक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है और यही एक साइज ऑफ द पूल है जहां पे ऑपरेट करता है। एंड ये मार्केट 2 to 2.5% पर एनम से ग्रो करती है। इस टाइम पे आप CCL की अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटीज देखते हैं तो एक इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया के अंदर है, एक इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वियतनाम के अंदर है, एक इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड में जो है उसका 4,000 टन पर एनम है। वियतनाम वाली पहले 10,000 की थी, फिर 3,500 टन का एक्सपेंशन आया तो 13,500 टन की है। फिर इंडिया वाली भी जो अभी इनकी करेंटली फैसिलिटी है, एक 5,000 टन की उसमें फ्रीज ड्राइड है। आई थिंक बाकी जो इनकी उसमें कैपेसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 10,000 टन, जो बेसिकली जो आपकी स्प्रे ड्राइड कॉफी है उसकी है। तो दिस इज द कैपेसिटी दैट CCL प्रोडक्ट्स इज ऑपरेटिंग इन टुडे। अगर आपको भी सीखना है कि आप डिफरेंट बिजनेसेस का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं एंड आपको भी ये सीखना है कि आप एक बिजनेस को कैसे जान सकते हैं, तो आज एक रिटेल इन्वेस्टर की मेरे को 4 ही प्रॉब्लम्स दिखती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को क्या दिखती है रिटेल इन्वेस्टर की, वो उसको वैल्यूएशंस में बहुत कंफ्यूजन है। वैल्यूएशंस के साथ साथ उसको फोरेंसिक एनालिसिस में कंफ्यूजन है एंड उसके साथ साथ उसको ये भी कंफ्यूजन है कि मैं इस इंडस्ट्रीज का एनालिसिस कैसे करूं, कैश फ्लो कैसे पढ़ूं, बैलेंस शीट कैसे पढ़ूं, इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़ूं। सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ SOIC बिजनेस एनालिस्ट कोर्स, जो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है। फिर सेकंड की एस्पेक्ट क्या है कि हमारा एक SOIC का सेक्टोरल एनालिसिस कोर्स भी है, जिसके अंदर हम ये सिखाते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स का कैसे एनालिसिस करें। एंड इसके साथ साथ हम 13 या 14 ऑफ नवंबर को हम एक QSR सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट QSR कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ाने वाले। एंड SOIC स्टूडेंट्स को हमने तक अभी 12 सेक्टर एनालिसिस करें, जिसमें हमने लो फ्लोट स्टॉक क्या होता है, हमने हाउ टू रीड एन एनुअल रिपोर्ट भी सिखाया, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, केमिकल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, साथ साथ IT सेक्टर। इन सारे सेक्टर्स पे हमने सेक्टर एनालिसिस भी करा है देखने के लिए कि सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या होती है। इवन एग्रोकेमिकल्स का भी करा है। उसके साथ साथ एक थर्ड एलिमेंट क्या है कि हमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो। सो पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप इज कि हम डिफरेंट इन्वेस्टर्स का जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है हम उससे सीखने में बहुत बिलीव करते हैं। तो हमने रिसेंटली अभी एक जो द चार्टिस्ट करके हैं ट्विटर पे भी है, उनको भी होस्ट करा था। साथ साथ हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स लाइक रोहित चौहान सर, अभिषेक बासु मलिक सर, हमने मिस्टर गौतम वैद, इन काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को होस्ट कर रखा है, जिनसे हम उनकी लर्निंग सीखते हैं। एंड साथ साथ वी ऑल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू SOIC ट्राइब मेंबर्स टू आस्क देम अ क्वेश्चन। एंड फाइनल की एस्पेक्ट क्या है कि दैट इज देर आर 2 more एस्पेक्ट्स कि हाउ टू फाइंड एपिक स्टॉक्स एंड साथ साथ क्या है SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस। तो हाउ टू फाइंड एपिक स्टॉक्स में देर आर 6 hours ऑफ क्लास जो आपको सिर्फ यही सिखाएगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर बन के आप स्टॉक्स को कैसे खरीद सकते हैं, व्हाट इज द वे कि आप स्टॉक्स को फिल्टर कैसे कर सकते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर बन के। दैट इज द पर्पज ऑफ हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स क्लास, कि आप स्टॉक्स की फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो सेपरेट कोर्स दैट इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए।
है एंड ये आपको पूरा कोर्स यही सिखाएगा कि 6-7 घंटे में आप स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करके ढूंढ के खरीद सकते हैं। एंड फाइनल की एस्पेक्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप इज द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें हम आपको खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग एज अ 20-year-old, 30-year-old, 40-year-old, एक अपने बेसिकली आपके चिल्ड्रन की फाइनेंशियल प्लानिंग जो 3-year-old है, 4-year-old है, 5-year-old है, और क्या क्या एसेट क्लासेस अवेलेबल है, कौन कौन से आप बेसिकली टूल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स का फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से आपको गोल्ड में करना चाहिए, इंडेक्स फंड में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। सो ऑल दोज थिंग्स आर टॉट टू यू इन SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एंड दिस वाजंट अ पार्ट ऑफ द मेंबरशिप बट नाउ इट हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ द मेंबरशिप एंड इसके जो 2 मॉड्यूल्स हैं they are live right now and third module also goes live next week. So all these 5 key courses are part of one SOIC membership and link to SOIC membership is there in the description below. Now coming back to the video, अब हम इस बिजनेस की competitive advantages देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ competitive advantages है जिसको मोट भी कहते हैं। एंड मोट क्या होता है, बेसिकली क्या कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जैसे CCL 16 to 20% ROC कमाता है, तो आप और मैं वो धंधा क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहला रीजन फॉर competitive advantage है जो B2B बिजनेस इसके अंदर हो रहता है, that is there is massive switching costs and difficult to get the blends right plus cycle of approval. तो यहाँ पे हम एक बार कॉन कॉल में इकट्ठे पढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया। सो बेसिकली ये 2018-2019 की कॉल है जहाँ पे इन्होंने बताया कि वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई सर्टेन कस्टमर्स हु हैव बीन विद अस फॉर मोर देन 15 to 20 years and they have been able to grow their volumes for like very substantially. I think domestic market में जो Reliance है that is one of the customers because they have better product acceptance and साथ साथ they have a lot of products to offer them. Similarly अगर आप इस कॉल में देखते हैं तो they'll keep mentioning again and again कि इनके 20 to 25 years पुराने कस्टमर्स हैं जिनसे इनको बार बार इनसे जो बार बार इनको बेसिकली रिपीट बिजनेस आते रहते हैं एंड बेसिकली इनका प्लांट भी बहुत ओल्ड है एंड व्हाट एल्स दे हैव डन कि एक बार अगर आपको कस्टमर मिल जाए तो वहां पे स्विचिंग कॉस्ट भी हो जाता है। क्या स्विचिंग कॉस्ट होता है, सपोज करते हैं आपको किसी प्राइवेट लेबल की कॉफी पसंद है एंड आपको उस प्राइवेट लेबल की कॉफी का वो पर्टिकुलर टेस्ट पसंद है, तो जो कॉफी प्रोसेसिंग का तरीका है तो यू कैन नॉट बेसिकली स्विच द सप्लायर दैट इजिली। दिस इज द आइडिया ऑफ स्विचिंग कॉस्ट कि आप सप्लायर को इजिली स्विच नहीं कर सकते। सो दिस इज द फर्स्ट की सोर्स ऑफ मोट। सेकेंड की सोर्स ऑफ मोड जो फर्स्ट की सोर्स ऑफ के मोड के साथ ये कि यहाँ पे आप कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको इनका एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो ट्रेडर जो की वेबसाइट पे आपको भी दिखेगा। तो ट्रेडर जो एक यूएस के अंदर रिटेलर है एंड ट्रेडर जो के लिए इन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे कोल्ड ब्रू का कॉन्सेंट्रेट बनाया था। तो अगर आप मेरी तरह कॉफी के बहुत बड़े बफ हैं तो कोल्ड ब्रू एक तरीके की ब्रूड कॉफी होती है जिसका जब कॉफी का जो अरोमा होता है उसके अंदर बहुत स्ट्रांग होता है। तो कॉफी का जो कोल्ड ब्रू का इन्होंने कॉन्सेंट्रेट बनाया था स्पेसिफिकली कस्टमाइज करके इन्होंने ट्रेडर जो के लिए बनाया था। तो इसकी इन्होंने कॉन कॉल में भी बात करी है। तो दे कैन ऑल्सो ऑफर्ड कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो बेसिकली एक तरीके का आप क्लाइंट के लिए कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। थर्ड की सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज यहाँ पे क्या रहती है, बेसिकली यू आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बार बार हर कंट्री के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाई अप करना, वहाँ पे जो स्टॉकिस्ट एंड रीस्टॉकिस्ट हैं, जो रीसेलर्स एंड सेलर्स हैं, पैकेजर्स हैं, उनके साथ जाके टाई अप करना, वहाँ पे सुपर मार्केट्स के साथ जाके टाई अप करना, उनके लिए प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग करना, कस्टमर्स को विन करना इज अ टीडियस टास्क। कि ये एक बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क है। तो ये एक पजल की तरह है कि मिनी मोड्स है बिजनेस में, छोटे छोटे मोड्स हैं बिजनेस में डिफरेंट तरीके के। फोर्थ की सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑफरिंग मोर देन 1000 ब्लेंड्स ऑफ यूनिक कॉफी टेस्ट। तो ओवर द इयर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस कंपनी ने 1000 टाइप्स ऑफ जो कॉफी के टेस्ट है उनको इन्होंने, जो ब्लेंड्स है उनको इन्होंने बेसिकली अपने इन हाउस बनाए हैं। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन एल्स टू कॉपी, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर लगता तो है कि कॉफी प्रोसेसिंग का बिजनेस है बट दिस इज नॉट एन ईजी बिजनेस टू डू। एंड यहाँ पे कैसे दिखता है कि 2018 के अंदर इनका वन ऑफ द कस्टमर्स है 2018-19 में विच स्टॉप टेकिंग एग्लोमेरेटेड कॉफी फ्रॉम देम। जो हमने देखा था कि जो बेसिकली आपकी स्प्रे ड्राइड कॉफी का थोड़ा सा फाइनर फॉर्म एग्लोमेरेटेड कॉफी है, तो एक कस्टमर इनसे लेनी बंद कर दी थी। But same customer came back to them in 2020 to start buying the coffee again. This is the power of this business कि आप पे यहाँ पे switching cost बहुत है, बार बार आपका जो यहाँ पे blends है अगर आपके सही लग जाते हैं तो it's very difficult for others to enter. फाइनल की सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि अब इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 71,000 टन पर एनम की हो जाएगी, तो वर्ल्ड की जो मार्केट का साइज ही ऑलमोस्ट 4.5 लाख टन पर एनम के आसपास का है। सो दिस विल बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर।
तो जब आप इतने लार्ज स्केल पे ग्रीन कॉफ़ी बीन्स को खरीदते हैं, यू गेट एन एडवांटेज। और वियतनाम में भी जहाँ पे इनका प्लांट है तो वहाँ पे भी ग्रीन कॉफ़ी बीन ग्रोइंग रीजन है, तो वहाँ पे जो रोबस्टा कॉफ़ी है वो वहाँ पे बहुत ग्रो होती है। सो डैट ऑल्सो गिव्स देम एन एडवांटेज, क्योंकि आपको वहाँ पे इजिली आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज एंड दीज आर क्वालिटेटिव इनसाइट्स विच आर डिफिकल्ट टू कम बाय। एंड इंडिया के अंदर भी बेसिकली आपका जो आपकी रोबस्टा कॉफ़ी है एंड जो अराबिका कॉफ़ी भी है, बट इंडिया में भी मोस्टली इनकी जो वॉल्यूम्स ऑफ जो रोबस्टा है वही ज़्यादा है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज की इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि इंडिया में भी रॉ मटेरियल इजिली मिल जाता है एंड वियतनाम के अंदर भी रॉ मटेरियल इजिली मिल जाता है एंड वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉफी प्रोसेसर आप ही होंगे। क्योंकि अगर आप इनके कंपेटिटर्स को देखते हैं तो आपके इनके कंपेटिटर्स के आपके जब इनको आपको इनके नाम पता लगेंगे। सो सम ऑफ देयर कंपेटिटर्स ओवर हियर आर कैसिक, आई थिंक ये एक्वाडोर की कंपनी है, कोसैम आई थिंक ये ब्राजील की कंपनी है, ओलैम भी शायद से साउथ अमेरिका की कंपनी है, फिर जिहाई किंग फ्लावर करके चाइना की कंपनी है, टाटा कॉफी है। एंड इन कंपेटिटर्स का कैपेसिटी ही 25,000 टन्स पर एनम है, फिर इस कंपनी का कैपेसिटी 71,000 टन्स पर एनम हो सकता है। तो कंपेटिटर्स में लार्जेस्ट कैपेसिटी 25,000 टन्स पर एनम का है। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेजेस कि आप कंपेटिटर से भी ऑलमोस्ट 3x साइज आपका ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू योर नियरेस्ट कंपेटिटर्स। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेजेस। नाउ कमिंग टू द ग्रोथ ट्रिगर्स ऑफ दिस बिजनेस कि इस बिजनेस में ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है। तो पहला ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को देखते हैं तो हमें उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज देखनी चाहिए और प्रोडक्शन कैपेसिटीज देखनी चाहिए। सो प्रोडक्शन कैपेसिटी देखना बहुत जरूरी है कि कितने टन्स पर एनम क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होता है, एक तो आप कस्टमर अप्रूवल्स इन प्लेस है एंड सेकंड ट्रिगर क्या होता है कि आपका यहाँ पे केपेक्स आ रहा है एंड योर केपेक्स इज गोइंग लाइव। जैसा आई बीन बेसिकली स्टडिंग अ बिजनेस, अगर आप गोकुल दास एक्सपोर्ट्स का भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा केपेक्स लाइव जा रहे हैं। सिमिलरली जब हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने जैसे पहले नवीन फ्लोरीन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था केपेक्स बहुत सारा लाइव जा रहा था। सिमिलरली सीसीएल प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाते हैं। तो एक टाइम पे कॉफी का अगर आप इनका डेटा देखते हैं तो 2003 में 3600 टन्स पर एनम की कॉफी बनाते थे, फिर 2006 में इन्होंने एक्सपैंड करके 9000 टन्स पर एनम करा, फिर 2009 में इनका एक्सपेंशन 14,000 टन्स पर एनम हुआ, फिर 2012 में 18,000 टन्स पर एनम हुआ, फिर 2015 में 28,000 टन्स पर एनम हुआ, फिर 2019-2020 में 35,000 टन्स पर एनम हुआ, फिर 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 38,500 टू 40,000 टन्स पर एनम हुआ। अब 2023 के अंदर इनका वियतनाम में एक प्लांट लाइव जा रहा है ऑलमोस्ट 16,500 टन्स पर एनम के आसपास का, तो इनका कैपेसिटी 55,000 टन्स पर एनम को हो जाएगा। फिर इंडिया में भी इन्होंने ग्रीन फील्ड केपेक्स अनाउंस करा है 320 करोड़ का, वियतनाम वाला केपेक्स ऑलमोस्ट इनका 230 करोड़ का है। तो जो इंडिया में इन्होंने अब ग्रीन फील्ड केपेक्स अनाउंस करा है वो भी ऑलमोस्ट 16,500 टन्स की कैपेसिटी है, 16,000 टन्स की कैपेसिटी है। तो टोटल में 2024 तक इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ के यहाँ से 71,000 टन्स पर एनम हो जाएगी, जो आज 38,000 टन्स है। तो ऑलमोस्ट कैपेसिटी का 85% एक्सपेंशन हो रहा है नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में। एंड ये कैपेसिटी कैसे लाइव जा रही है, एक कैपेसिटी FY23 में लाइव जा रही है, एक कैपेसिटी FY24 में लाइव जा रही है। सो फर्स्ट टाइम दिस बिजनेस इज डूइंग दिस मच एक्सपेंशन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा लास्ट इस बिजनेस की जब आपको वैल्यूएशन समझनी है तो आपको समझना पड़ेगा जब इनका वियतनाम में प्लांट ओपन हुआ था FY13-14 के अंदर इनको अप्रूवल्स मिला था, FY09 में इन्होंने बेसिकली प्लांट को सेटअप करना स्टार्ट करा था। तो उस पीरियड में इस स्टॉक प्राइस ने बहुत अच्छा करा था FY11 टू FY16 के बीच में, माने फाइनेंशियल ईयर 2011 टू 2016 के बीच में, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी। सिमिलरली नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स का एक ये पीरियड इसके अंदर दिख रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर 15 से 20% के बीच में कहीं पे आ सकती है, जस्ट बेसिस ऑन द कैपेसिटी ये बिजनेस कितना लगा रहा है इस टाइम पे। तो दिस इज द फर्स्ट की ग्रोथ ट्रिगर कि वियतनाम के अंदर ऑलमोस्ट इस टाइम पे $30 मिलियन का माने 240 करोड़ का केपेक्स है एंड इंडिया के अंदर इनका 320 करोड़ का केपेक्स है। तो 560 to 570 करोड़ का केपेक्स ये बिजनेस इस टाइम पे कर रहा है। सेकंड की सोर्स ऑफ इसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ ड्राइवर क्या है, सो सेकंड की सोर्स ऑफ इस बिजनेस में ड्राइवर क्या है, दैट इज कि ये स्मॉल पैकेजिंग यूनिट्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप देखते हैं कि जब ये कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है तो ऐसे स्मॉल पैकेजेस में डलती है। तो इसको हम कहते हैं कि आप बेसिकली अपने जो कस्टमर के लिए आप कॉफ़ी की जो पैकेजिंग है आप कस्टमर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं कि ये लोग बल्क में बनाते हैं तो इनको रीसेलर्स को बेचना पड़ता है, फिर रीसेलर्स अपनी पैकेजिंग फैसिलिटी में इसको पैक करके आगे से ब्रांड्स को बेचते हैं। बट इन्होंने इंडिया के अंदर ही 12,000 टन्स पर एनम का फर्स्ट टाइम पैकेजिंग यूनिट लगा दिए, जिसका 4,000 टन्स पर एनम ये खुद ही यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी जो है इनका ये प्लांट, दिस विल बी यूज्ड फॉर अदर प्राइवेट लेबल्स एंड सुपर मार्केट्स एंड दिस इज अ मच हायर मार्जिन बिजनेस। तो
तो सीसीएल प्रोडक्ट के बिजनेस में जो की मेट्रिक ट्रैक करना है ना, दैट इज ईबिटा पर किलो, माने काम काजी मुनाफा पर किलो आप कितना कमा रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट रियली मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। थर्ड की सोर्स ऑफ यहाँ पे क्या ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है कि फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी जो है इनकी, जो हमने फर्स्ट बिगनिंग में सीखा था, तो अभी इनकी जो सारी जो कॉफी की कैपेसिटी दैट इज स्प्रे ड्राइड, तो फ्रीज ड्राइड इन्होंने एक 5000 टन पर एनम का प्लांट लगाया था। तो आफ्टर 2-3 ईयर्स ये भी हो सकता है कि फ्रीज ड्राइड की एक प्लांट और लगाई है, वहीं पे ब्राउन फील्ड केपेक्स कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास फ्रीज ड्राइड का लैंड है। एंड इसमें फाइनल की ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि इन्होंने 2017-16 में वापस क्या करा था, अपना B2C बिजनेस एस्टैब्लिश करने की स्टार्ट करी थी। अभी तक सीसीएल प्रोडक्ट्स एक B2B बिजनेस है, बट उन्होंने पहले भी अर्ली 2000s में B2C बिजनेस इंडिया में एस्टैब्लिश करने की ट्राई करी थी। तो B2C बिजनेस क्या है, तो आपको ब्रू दिखता होगा, आपको नेस्कैफे दिखता होगा, तो दैट इज B2C बिजनेस, माने किराने की दुकान पे डायरेक्टली कस्टमर को बेचना। तो सिमिलरली सीसीएल प्रोडक्ट्स भी इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की ट्राई करा है। तो 2017 के आसपास, 2017-18 के आसपास दे हायर्ड मिस्टर प्रवीण जयपुरियाल हु यूज्ड टू वर्क एट डाबर, एंड डाबर में इन्होंने बेसिकली जैसे अगर आप हाजमोला की बात करेंगे तो ऐसे जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग संभाली थी इन्होंने। एंड यहाँ पे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जब मैं इस बिजनेस को ट्रैक करता था तब उस टाइम पे इनका 2017-18 में ये बिजनेस जस्ट सेटअप होना स्टार्ट हुआ था B2C का। आज इनकी B2C बिजनेस के अंदर ही 200 करोड़ की सेल आ रही है। इंडिया में इंस्टेंट कॉफी मार्केट ही 2000 to 2500 करोड़ की, और जो इनकी ये 200 करोड़ की सेल है, दैट इज एक्चुअली जस्ट कमिंग फ्रॉम 3 states एट द मोमेंट इन साउथ। सो दिस इज व्हाट इज द रियल ऑप्शनैलिटी। एंड इस 200 करोड़ के बिजनेस में से 25% बिजनेस इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, माने आप होटल्स के अंदर जाके देखेंगे तो आपको कॉन्टिनेंटल कॉफी मिलेगी, अगर आप रेलवेज में देखेंगे तो आपको कॉन्टिनेंटल कॉफी मिलेगी, तो ऐसे सिमिलरली आप केटरर पे देखेंगे तो आपको कॉन्टिनेंटल कॉफी मिलेगी। तो जो इंस्टीट्यूशंस को सेल होती है, सो दैट इज द 25% ऑफ दिस बिजनेस, whereas rest of the 150 crores of this business is directly sales being made to retailers, जिनसे बेसिकली एट द एंड कस्टमर्स को जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बिजनेस में कैसे कैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, कैसे कैसे इनोवेशन करने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ आप Amazon इंडिया के वेबसाइट पे आके देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कॉन्टिनेंटल स्पेशल प्योर इंस्टेंट कॉफी ग्रैन्यूल्स, सो 200 ग्राम्स का पाउच है 350 रुपीज़ का, विच इज़ फ्रॉम अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 550। फिर आपको यहाँ पे आके इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखेंगे। आपको एक फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी दिखेगी कॉन्टिनेंटल की, कॉन्टिनेंटल फ्रीज ड्राइड 100% प्योर इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, जो 100 ग्राम का जार है, जो वैसे 440 का है पर यहाँ पे 349 का पड़ेगा। फिर इन्होंने प्री मिक्स कॉफ़ीज़ बनाई है, दैट इज कैपेचिनो 3-in-1, माने इंस्टेंट कॉफ़ी है विथ 3 विच आर बेसिकली मिक्सेस ऑफ 3 डिफरेंट कॉफ़ीज़ या 3 डिफरेंट फ्लेवर्स। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे और देखते हैं तो इनकी और डिफरेंट कॉन्टिनेंटल प्योर रोस्ट है, ग्राउंड फिल्टर कॉफ़ी है, इन साथ साथ अगर आप देखते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स की कॉफ़ी है, तो कॉन्टिनेंटल फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है हेजलनट फ्लेवर के अंदर। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग व्हाट जो यूके की एक ब्रांड है बीनीज, तो बीनीज की भी हेजलनट की ऐसे कॉफ़ी आती है, बट वो आती है 500 से 600 रुपए की, बट इनकी आती है 250 रुपीज़ की। That is the difference in being a manufacturer, because you can price your products at a cheaper level. फिर अगर आप यहाँ और देखते हैं, फिर कैपेचिनो 3-in-1 प्री मिक्स इंस्टेंट है, एंड फिर डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं Amazon के ऊपर ही कैसे कैसे ऑफर के अंदर आपको 2+1 या फिर ऐसे आपको करके इनकी कॉफ़ी मिल रही है। सो दिस इज द लास्ट सच ऑप्शनैलिटी, बिकॉज इनका अभी 4000 टन पर एनम का इंडिया के अंदर कॉफ़ी का कंजम्पशन है, विच दे आर सेइंग कि हमारा नेक्स्ट 2 years के अंदर, नेक्स्ट 2 to 3 years के अंदर 8000 टन का हो जाना चाहिए, माने B2C बिजनेस भी 400 करोड़ का हो जाना चाहिए। अगर इनका B2C बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है, सो B2C बिजनेसेस आर एक्चुअली मच मोर डिफिकल्ट टू बिल्ड। तो ये एक बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी है कंपनी में। अगर कल को कभी इनका 800 to 1000 करोड़ का B2C बिजनेस हो जाता है, तो आई डोंट रियली नो कि वैल्यूएशंस में क्या होएगा, बिकॉज एक B2C ब्रांड की या फिर एक B2C FMCG बिजनेस की वैल्यूएशंस का जो बेसिकली गेम होता है वो कुछ डिफरेंट ही रहता है। सो दिस इज वन बिग ऑप्शनैलिटी दैट यू हैव टू ट्रैक इन दिस बिजनेस। तो ये तो हमने अभी ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करी, अब हम रिस्क पॉइंटर्स की बात करते हैं। तो पहला रिस्क पॉइंटर क्या है इस बिजनेस के अंदर? सो फर्स्ट रिस्क पॉइंटर जो अराइज करता है इस बिजनेस में कि जो फ्रीज ड्राइड कॉफी की कैपेसिटी है, जब इन्होंने लगाई तो बहुत सारे प्लेयर्स ने और भी लगा ली। सो देयर इज अ रिस्क कि वर्ल्ड में फ्रीज ड्राइड कॉफी की कैपेसिटी अभी नेक्स्ट 6 months में आनी है, तो रियलाइजेशन में हिट हो सकता है। रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके कॉफी के जो प्राइसेस हैं या फिर जो आपके प्रोसेस्ड कॉफी के प्राइसेस है, दैट कैन गो डाउन। तो दैट इज वन ऑफ द की रिस्क फैक्टर्स। सेकंड की रिस्क फैक्टर क्या है कि ये बिजनेस एक स्टेडी कंपाउंडिंग बिजनेस है। तो दिस इज नॉट अ बिजनेस फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ स्टॉक पिकर।
हो सकता है इस बिजनेस में 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ आती रहे, बट इस बिजनेस के अंदर कोई ऑपरेटिंग लेवरेज या फिर ऑपरेटिंग डी लेवरेज हो सकती है, बट ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपके हमने जैसे बिगनिंग ऑफ द वीडियो में देखा था कि आपके कॉफी प्राइसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच आर ऑलरेडी बैक्ड। तो यहाँ पे जो भी आपकी वॉल्यूम ग्रोथ होती है वो आपकी ईबिटा ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑपरेटिंग डी लेवरेज का गेम नहीं है इस बिजनेस के अंदर। सो बेसिकली 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ इज व्हाट दिस बिजनेस ऑफर्स, जिसमें कुछ साल ऐसे भी होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ आएगी, 4-5% टाइप। सो दैट इज ऑल्सो अ की रिस्क फैक्टर टू कंसिडर कि हो सकता है अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट, सो दिस माइट नॉट बी द टाइप ऑफ बिजनेस दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो ये एंटी थीसिस पॉइंटर्स एज पर से बिजनेस नहीं है, दिस इज एंटी थीसिस पॉइंटर एज पर एन इंडिविजुअल स्टॉक पिकर है। सो दीज आर सम ऑफ द 2 की एंटी थीसिस पॉइंटर्स। और लास्ट की एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है, एक B2C बिजनेस को बिल्ड करने के बाद भी अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, देन दैट इज एज गुड एज बेसिकली सेल्स के मल्टीपल पे। क्योंकि अगर 400 करोड़ की सेल भी हो जाती है और उसमें प्रॉफिट्स नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टमेंट फेज तो होएगा अगले 4-5 साल का। सो दैट इज अगेन दैट इज अ बिजनेस दैट माइट नॉट गेट वैल्यूड। बट अगेन बिल्डिंग B2C बिजनेसेस रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म थिंकिंग माइंडसेट। तो इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म थिंकिंग माइंडसेट ही आपको लेके आना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द 3-4 की एंटी थीसिस पॉइंटर्स जो एक पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉक पिकर के जो रिलेटेड है वो ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में तो एक कंपाउंडिंग बिजनेस है जहां पे ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं एंड जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैपेसिटी इनकी हो जाएगी। लास्ट की एंटी थीसिस पॉइंटर ये हो सकता है कि इंस्टेंट कॉफी की वर्ल्ड में जो मार्केट है वो 2 to 2.5% पे ग्रो करती है एंड ये बिजनेस इस टाइम पे 10, 15, 20% वॉल्यूम ग्रोथ की जो गाइडेंस दे रहे हैं, तो इट इज बेसिकली ग्रैबिंग मार्केट शेयर। तो कितना मार्केट शेयर ग्रैब विल कंटिन्यू, दैट इज समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट मे बी नेक्स्ट 3-4 years की जो विजिबिलिटी है दैट रिमेन्स क्लियर जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपैंडेड कैपेसिटीज, बट यू एज अ स्टॉक पिकर हैव टू थिंक अबाउट इट। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू यू थिंक कि इसके थीसिस वेज दी एंटी थीसिस या फिर इसके एंटी थीसिस वेज दी थीसिस पॉइंटर्स, एंड दिस इज द बिजनेस एनालिसिस ऑफ CCL प्रोडक्ट्स। वैल्यूएशंस में अगर आपको इसके देखना है तो वैल्यूएशंस के लिए मैं आपको पूरा हिंट दे जाता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मेरे को आंसर कीजिए इसका, बिकॉज दिस इज व्हाट विल मेक इट फन कि जो व्यूअर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कंपनी की कैपेसिटी डबल होती है एंड कंपनी 570-560 करोड़ का केपेक्स करती है, तो आप इस कंपनी का बुल बेयर एंड बेस जो सिनेरियो है वो बनाइए। तो 2011 to 16 में जाके देखिए इस कंपनी को क्या पी रेशियो मिलती थी, तिजोरी फाइनेंस के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि EV to EBITDA और पी रेशियो क्या मिलती थी, स्क्रीनर पे भी देख सकते हैं जब अर्निंग्स ग्रोथ आ रही थी इस कंपनी में। सिमिलर आप पी रेशियो पे पहले इस बिजनेस को वैल्यू कीजिए कि अगर 4 साल में 18-20% ग्रोथ आती है तो उस बेसिस पे इसको अगर इतने की पी रेशियो मिलती है तो आज आपका कितना CAGR बैठता है, कितना IRR बैठता है आपका। सेकेंड थिंग टू डू इज कि जब आप ये वैल्यूएशन कर रहे होंगे तो डू नॉट फॉरगेट अबाउट डेप्रिसिएशन एंड बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि केपेक्स इज डेट फंडेड केपेक्स, तो फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा आपका एंड दूसरी चीज आपका डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि कुछ प्लांट अभी जो पहला 10,000 टन पर एनम का प्लांट है दैट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड। तो इस बिजनेस का जो फिक्स एसेट टर्न है वो 1 to 1.5x से ज्यादा नहीं होएगा। तो डेप्रिसिएशन भी आप निकाल के देखिए एंड 15 साल का आप एसेट को लाइफ दे सकते हैं एंड 15 साल का जो एसेट का लाइफ है 560-570 करोड़ के केपेक्स पे, उसे डेप्रिशिएट करके देखिए 15 to 20 years के बीच में आप देख सकते हैं कि प्लांट को कितने पीरियड में डेप्रिशिएट करते हैं एंड फिर आप सोचिए कि P&L स्टेटमेंट अगले 2-3 years की इस बिजनेस की कैसे लगेगी। सो दिस वाज माय होमवर्क टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि मैंने अपने 3-year-old नेफ्यू के लिए कैसे उसका पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाया। आज से ही मैंने उसकी कैसे जो एजुकेशन प्लानिंग है, जब आज अगर किसी बच्चे को आप बाहर पढ़ने भेजते हैं तो कितना खर्चा है, 20 साल बाद कितना खर्चा आएगा, तो पूरा का पूरा जो उसका एक्सपेंडिचर है मैंने आज ही कैलकुलेट करके उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है विच आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग SOIC। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस। जय हिंद।